Hello students, I am Dr. V.K. Srivastava from Delhi, and today I am going to continue this chapter, Mendel's Law of Inheritance, 12th chapter 5, Chromosome Theory of Inheritance. Okay, so uh, page number so far 80, 80, 81 and 82, 81, 82, 82. Clear? अब हम देखते हैं कि क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज बाई एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वाल्टर सटन एंड थियोडोर बोवेरी है ना 1902। ये आप कर लीजिएगा, यहाँ से नोट कर लीजिएगा, नीट के लिए पॉइंट बन जाता है। फिर इसमें इसकी जो फीचर्स थे वगैरह क्या कभी डिस्कस करता हूँ। तो एक्चुअली इसमें है क्या, क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में यह बताया गया कि इनहेरिटेंस के लिए बेसिकली क्रोमोसोम भी रिस्पॉन्सिबल होता है। मेंडल ने प्रपोज किया कि उसके लिए फैक्टर, अलील और जीन रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो इन साइंटिस्ट ने ये फाइंड आउट किया कि जी जो अलील्स और फैक्टर्स होती हैं वो तो क्रोमोसोम पे ही होती हैं। इस तरह से अगर क्रोमोसोम पे अगर कोई अलील है, जीन है, तो उसके थ्रू होता है। क्रोमोसोम का जो बिहेवियर होगा उसके अकॉर्डिंग जीन का बिहेवियर होगा। इसी को इंटरैक्ट किया गया है। ह्यूगो डे व्रीज, कॉरेंस एंड टेस्ट मार्क साइंटिस्ट मेंडल के वर्ककारी डिस्कवरर माने जाते हैं और उनको कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। इन तीन साइंटिस्ट को एक साथ कहते हैं। तो क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में क्या देखा गया कि किसी भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, जिनमें इवन नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, वो क्रोमोसोम हमेशा होमोलॉगस पेयर में पाए जाते हैं। ये फाइंड आउट किया गया कि क्रोमोसोम्स आर ऑलवेज फाउंड इन होमोलॉगस पेयर। यस, ये फाइंड आउट किया और लिखा भी है आपकी किताब में, आप देख लीजिएगा, किताब में आपके लिखा भी हुआ है। दिखा देता हूँ कहाँ लिखा हुआ है। जो देखिए, जो ये टेबल बना है ना, पेज नंबर 82 पे जो टेबल बना है ना, क्रोमोसोम के 3 फीचर लिखे हुए हैं। और चूँकि क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए होता है, तो साथ साथ डीएनए और डीएनए के साथ साथ जीन का भी पैरेललिज्म होता है। और इसी को यहाँ शो किया गया है कि क्रोमोसोम्स एंड जीन्स शो पैरेललिज्म, यानी कि जो क्रोमोसोम दिखाएगा करेक्टर, वही करेक्टर जो जीन भी दिखाएगा। जैसे क्रोमोसोम्स अकर इन पेयर्स लिखा है कॉलम नंबर ए में, इधर बी लिखा है अकर्स इन पेयर, वो भी जीन भी अकर्स इन पेयर। नंबर 2 कहता है क्रोमोसोम्स सेग्रीगेट at the time of gamete formation such that only one of each pair is transmitted to a gamete। सामने वाले में सेम सेंस का लैंग्वेज लिखा हुआ है, सेम सेंस है, बी में लिखा हुआ है ना। तो वो जीन कोई भी लैंग्वेज कॉलम ए और बी का क्रोमोसोम और जीन दोनों को एक्सप्लेन कर सकता है, क्योंकि दोनों में पैरेललिज्म होता है। थर्ड लिखा है कि क्रोमोसोम इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच पेयर। इधर भी लिखा है कि वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर। सेम मतलब हो गया भैया, सेम मतलब हो गया, ठीक ना, टेंशन की बात है। क्वेश्चन है नीचे, कैन यू, देखिए लिखा हुआ कॉलम के नीचे है क्वेश्चन, कैन यू टेल विच ऑफ दीज कॉलम्स ए और बी रिप्रेजेंट द क्रोमोसोम एंड विच रिप्रेजेंट द जीन, हाउ डिड यू डिसाइड। आप इसमें बताएंगे कि कंटेंट ऑफ कॉलम ए एंड बी, एनी कॉलम एनी कंटेंट कैन एक्सप्लेन बोथ क्रोमोसोम एंड जीन बिकॉज क्रोमोसोम्स एंड जीन्स शो पैरेललिज्म। यही इसका आंसर होता है, ठीक है। तो इसमें यही दिखाया गया। इसके अलावा दिखाया गया है कि पेज नंबर 81 पे ये दिखाया कि मियोसिस एंड जर्म सेल फॉर्मेशन इन ए सेल विथ 4 क्रोमोसोम, कैन यू सी हाउ क्रोमोसोम सेग्रीगेट व्हेन जर्म सेल्स आर फॉर्म। अब ये कंप्लीट मैटर है किसका, इसका 11th का सेल बायोलॉजी में, सेल साइकिल सेल डिवीजन में माइटोसिस और मियोसिस का बिहेवियर वहाँ शो किया हुआ है। आप वहाँ से इसको एक्वेंटेंस कर सकते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो एक सेल है ना, जीवन का G2 का सेल है, G2 के बाद क्या होता है, प्रोफेज 1 में एमफेज आती है ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। दिखा के म्यूसिस 1, म्यूसिस 2। तो म्यूसिस 1 को कहते हैं रिडक्शनल डिवीज़न। ये देखिए स्पिंडल बन रहा है और ये अलग हो रहे हैं क्रोमोसोम, ठीक है। तो म्यूसिस 2 में अब इनसे 2 सेल बने, अभी 2 सेल से 4 सेल बनेंगे। म्यूसिस का ही क्राइटेरिया होता है। तो हर सेल के अंदर ये जो क्रोमोसोम देखिए पीला और ब्राउन जो दिया गया और इसमें से ब्राउन और ग्रीन दिया हुआ है, तो एक ही रिसीव कर पा रहा है, एक गैमीट
तो ये दो हो गए पेरेंटल टाइप एज इट इज वाले, ये दोनों हो गए रिकॉम्बिनेंट टाइप। देख लीजिए, ये दोनों हो गए रिकॉम्बिनेंट टाइप और ये दोनों हो गए पेरेंटल टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन द। तो जो 4 स्पर्म बनेंगे ना या 4 ओवम बनेंगे ना, उनमें 2 जो होगा कंप्लीट पेरेंटल टाइप होगा और 2 जो होंगे ना क्रॉसिंग ओवर का प्रोडक्ट होगा, रिकॉम्बिनेंट टाइप्स होंगे। यही दिखाया गया है। तो अगर मेल में रिकॉम्बिनेंट है 2 और फीमेल में भी 2 रिकॉम्बिनेंट होंगे ही होंगे, सेम क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस होती है। उनके फ्यूजन से एक बड़ा चेंजेज आएगा फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट में और ऑर्गेनिज्म में, और वो वेरिएशन कहलाएगा डार्विन के अकॉर्डिंग, और म्यूटेशन कहलाएगा ह्यूगो ड्यूरेस के अकॉर्डिंग। क्रोमोसोम म्यूटेशन और जीन म्यूटेशन कहलाएगा। इससे ऑर्गेनिज्म में नए कैरेक्टर डेवलप होंगे और वो कैरेक्टर इन्वायरमेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग होगा। इस तरह से जो ऑर्गेनिज्म होगा काफ़ी सुपीरियर होगा, उस इन्वायरमेंट में अच्छे से वो जी सकता है। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का यहाँ पे चक्कर हो गया। अब यही दिखाया कि प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो जो चेंजेस की प्रोबेबिलिटी होती है हमेशा 50% और उससे ज़्यादा होंगी, कम नहीं होंगी। प्रोबेबिलिटी 1 दिखाया गया एनाफेज 1, और म्यूसिस का है एनाफेज सेम पोल। ठीक है, सेम पोल म्यूसिस 1 एनाफेज, म्यूसिस 1 फिर म्यूसिस 2। इस स्पिंडल का फॉर्मेशन दिखाया गया। आप इसका 11th का ये कॉन्सेप्ट देखिए, ये आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए किया गया, रिफ्रेश करने के लिए किया गया। ठीक ना। अब जो हम टॉपिक देखने चल रहे हैं वो है क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के जगह पे। अब क्रोमोसोम 2 तरह के होते हैं, ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम। तो बात समझिए, इस पेज पे 83 वाले पेज पे यहाँ जो लिखा हुआ है ये है टी.एच. मॉर्गन की कहानी। टी.एच. मॉर्गन कहते हैं फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। ही डिड वर्क ओवर ड्रोसोफिला मिलानोगास्टर। मेंडल ने पाइसम प्लांट को डिस्कवर किया था बिकॉज ऑफ सर्टेन मेरिट्स लाइक दैट ड्रोसोफिला मिलानोगास्टर कॉमनली कॉल्ड फ्रूट फ्लाई वाज आल्सो डिस्कवर्ड फॉर द सेम पर्पस, है ना, genetic experiments by T.H. Morgan, and he conducted many experiments taking this organism because of certain merits of this organism. अब जो फ्रूट फ्लाई है उसका लाइफ स्पेन छोटा है, 2-3 वीक में कंप्लीट हो जाएगी, रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। दूसरा ये है कि यूनिवर्सल ऑर्गेनिज्म है, फ्रूटिंग सीजन में आराम से इसको पाया जा सकता है। तीसरा ये है कि लेबोरेटरी में छोटे से पीस ऑफ मीट पे या रोटी के टुकड़े पे, आम के टुकड़े पे हज़ारों ड्रोसोफिला ग्रो करा सकते हो। इसके अलावा इसमें प्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग्स लार्ज नंबर में होती है, ये भी फैक्ट है। और 5वां जो होता है वो है कि इसमें कैरेक्टर्स, ट्रेड्स, है ना, कार्टिक ट्रेड बहुत ज़्यादा होते हैं। ये 5 प्रिंसिपल बताया मैंने मेरिट्स ड्रोसोफिला के, आप इसको नोट डाउन कर सकें वीडियो को पॉज करके। तो देखते हैं कि टी.एच. मॉर्गन ने वर्कआउट किया था सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस पे। तो यहाँ लिखा जाएगा टी.एच. मॉर्गन कंट्रीब्यूशन। ओके, टी.एच. मॉर्गन कॉल्ड फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। ठीक ना। इन्होंने क्या किया कि ड्रोसोफिला की 2 स्ट्रेन लिए, जिसमें एक स्ट्रेन के मतलब आई कलर के लिए 2 स्ट्रेन लिए, एक रेड आइड वाला और एक वाइट आइड। ये वाइल्ड टाइप का एनिमल होता है, रेड टाइप वाला जो होता है वो ओरिजिनल वाइल्ड टाइप होता है। देखते हैं एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ। तो देखिए मैंने क्या लिखा, क्रॉस 1 में मैंने ये लिखा कि उसने ये फीमेल ड्रोसोफिला ही टेकन वाइल्ड टाइप विथ ओरिजिनल जीन फॉर रेड आई कलर, होमोजाइगस लिया था, कैपिटल आर। ऐसे लिखने के हम क्या लिखते हैं, एक्स आर यही तो लिखेंगे, एक्स आर। हाँ, हमने ऐसे डायरेक्ट लिख दिया, गैमीट के फॉर्म लिख दिया। कोई गलती नहीं। देखिए ये गैमीट लिख दिया ओवम, और इधर मेल का लिख दिया गैमीट, सीधा सा वाइट आइड। और क्रॉस कराओगे तो यही आएगा एक्स आर एक्स रेड आइड फीमेल, एक्स आर वाई रेड आइड मेल। तो यहाँ पे 50% और 50% का रेशियो आया रेड आइड का और वाइट आइड का। अब इसमें रेड आइड में फीमेल और मेल का रेशियो है 50% और 50% का। इसमें भी देख लीजिए वाइट आइड में मेल और फीमेल का रेशियो है 50% का और 50% का। यानी कि ये 2 जो रेड आइड है, ये और ये रेड आइड है, इनमें 50% रेशियो है मेल और फीमेल। सेक्स की बात आएगी तब। ओवरऑल तो ये 25% कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्रॉस 2। क्रॉस सेकंड में क्या किया उन्होंने, हेटेरोजाइगस फीमेल को लिया उसने, ऐसे हेटेरोजाइगस फीमेल। इसमें उसने क्या किया, एक्स कैपिटल आर एक्स, ये ऐसा गैमीट, और फिर यहाँ मेल को ऐसा ही लिया वाइट आइड मेल, वाइट आइड मेल, और यहाँ रेड आइड फीमेल, ऐसे। देखिए बाकी हिस्सों को मिटा दीजिए, इसको ऊपर वाले को मिटा दीजिए, यहीं पे चलेगा। देखिए
तो क्या फाइंड आउट किया गया, क्या फाइंड आउट किया गया, देखिए एक्स फीमेल हेटरोजाइगस रेड आइड, एक्स आर वाई मेल रेड आइड, ठीक ना, रेड आइड। यहाँ देख रहे हैं एक्स एक्स फीमेल वाइट आइड, फीमेल वाइट आइड, और यहाँ देख रहे हैं एक्स वाई मेल वाइट आइड, ठीक है, देख रहे हैं। ये था क्रॉस F2 जनरेशन कर सकते हैं, वो F1 जनरेशन था, ये हो गई F2 जनरेशन, ठीक ना। क्या देखा कि साबित क्या करना था कि ऑटोजोम के अलावा सेक्स क्रोमोजोम भी होते हैं ऑर्गेनिज्म में, और वो भी मेंडल के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इनहेरिटेड होते हैं, वो भी इनहेरिटेंस पैटर्न को फॉलो करते हैं, यही साबित करना था ऑटोजोम और सेक्स क्रोमोजोम। तो T.H. मॉर्गन ने सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को डिस्कवर किया था, और भी डिस्कवरी की थी उन्होंने, लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज, लिंकेज ग्रुप, है ना। उनका स्टूडेंट था S2 वेंट, उसने डिस्कवर किया था जीन मैपिंग, ये सब 1 by 1 डिस्कवर हुए हैं। तो ये हो गया। देखिए अब हम लोग देखते हैं क्रॉस नंबर 3, थर्ड, यहाँ लिखते हैं, इसको मिटाऊंगा मैं क्योंकि बहुत छोटा है, यहाँ पे अब लिखेंगे क्रॉस थर्ड, एंड दिस वाज कॉल्ड रेसिप्रोकल क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस। उल्टा, मेल वाज ऑफ रेड आइड और फीमेल एक्स ऐसे वाई, ये लिया गया, ऐसे बनाया ना, तो ये लिखा गया रेड आइड मेल लिया साइंटिस्ट ने, इसी को कहते हैं ना रेसिप्रोकल क्रॉस। जैसे म्यूल नाम सुना होगा ना, फीमेल हॉर्स और मेल डंकी, रेसिप्रोकल क्रॉस। हिनी, मेल हॉर्स फीमेल डंकी, रेसिप्रोकल क्रॉस। फिर जेब्रांकी, जेब्रा डंकी, मेल, जेब्रा फीमेल डंकी, पहले वाला वर्ड सारा मेल हो जाएगा एक म्यूल को छोड़कर, बाकी सब में। लाइगर, लायन और टिग्रेस, फिर टिगोन, टाइगर एंड लायनेस, ये सारे होता है। रेफेन्यू ब्रेसिका, रेफेन्यू ब्रेसिका तो ठीक है, वो तो फिजिकल ऑटोजोमल है, लेकिन है क्रॉस वर्ड, देखिए। तो यहाँ ले लिया हमने ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ हम लोग को लिखना है फीमेल, और यहाँ है मेल लाइन, फीमेल लाइन, तो ये हो गया वाइट आइड लिया गया, फीमेल वाइट आइड, है ना। अब देखिए एक्स आर एक्स, ये हो गई फीमेल रेड आइड, एक्स आर वाई मेल रेड आइड, एक्स आर ये क्या गलत, यहाँ हो गया ना, मेल कहाँ से हो जाएगा, ये हो गई वाइट आइड ये जबरदस्ती किया गया, काम था, गलत हो गया ना, सोच समझ किया तो नहीं होता है, या शायद सही है। वाइट आइड और एक्स आर फीमेल रेड आइड, और एक्स वाई, है ना, मेल वाइट आइड। पहले सोचा गया कि फादर का जो जीन होता है, क्रोमोजोम होता है, वो सन में जाता है और मदर का डॉटर में जाता है। इस कॉन्सेप्ट को बदल गया इसके बाद, थ्योरी के बाद। देखिए फादर रेड आइड थी तो डॉटर्स हो गई रेड आइड, ठीक है ना, डॉटर्स हो गई रेड आइड। मदर अगर होमोजेस कंडीशन होगी तो दोनों ही सेक्स के बच्चे अफेक्टेड होंगे, ये भी एक रूल आउट है। मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड दोनों अफेक्टेड होंगे। मदर अगर होमोजाइगस है तो, और मदर अगर हेटरोजाइगस है तो 25% ही अफेक्टेड होंगे मेल फीमेल, और 25% अनअफेक्टेड होंगे मेल और फीमेल। अभी क्रॉस वर्कआउट करके उस पर थिंक करिए, स्टडी करिए, देखिए क्या हो रहा है, इनहेरिटेंस बैठा लीजिए माइंड में, कहाँ कुछ ऐसा पजलिंग देख रहे हैं ना। अब देखते हैं, ये थर्ड 3 क्रॉस हो गए मेंडल का, T.H. मॉर्गन का, ठीक ना। अब हम लोग को जो पढ़ना है उसके बाद है लिंकेज और हेलो। अब देखिए क्या लिख के लाया है, ये लिख के लाया हूँ T.H. मॉर्गन का जो एक्सपेरिमेंट था ड्रोसोफिला, उससे क्या फाइंड आउट किया उन्होंने फाइंड आउट किया, ये फाइंड आउट किया उन्होंने, क्या डिस्कवर किया, लिंकेज। एनसीईआरटी में डिफाइन किया गया लिंक के पेज नंबर 83 पे कि लिंकेज इज द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स विच आर प्रेजेंट ओवर होमोलॉगस क्रोमोजोम्स, है ना। एक तरह का फ्रेंडशिप है, क्रोमोजोम के एक आर्म पे जितने जीन होते हैं उनमें से कुछ में
फ्रेंडशिप हो सकती है। इसी फ्रेंडशिप को फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन कह रहे हैं साइंटिस्ट। आप लिख सकते हैं, तीसरे एनसीईआरटी उतार लीजिएगा। अब देखा कि स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज, द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस का मतलब कि लॉन्ग डिस्टेंस होगा तो लिंकेज होगा वीक होगा। लॉन्ग पॉजिटिव वर्ड है और वीक नेगेटिव वर्ड है, देख लीजिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया यहाँ पे, है ना। और अगर जीन्स नज़दीक लगे हुए हैं तो स्ट्रॉन्ग, है ना, अगर नज़दीक लगे हैं जीन तो स्ट्रॉन्ग लिंकेज होगा, स्ट्रॉन्ग होगा लिंकेज। और लिंक्ड जीन्स के एक साथ रहने की चांसेस ज़्यादा होंगी और दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होने की चांस भी ज़्यादा होंगी। जी, इसको कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज। ठीक है। अब जैसे इसमें क्वेश्चन है कि अगर एक ऑर्गेनिज्म में दो कैरेक्टर हैं, जैसे हेयर का कैरेक्टर और आई कैरेक्टर है, अगर क्वेश्चन भी है इसमें आया हुआ है कि एक लेडी जिसकी ब्राउन हेयर हैं, गोल्डन हेयर हैं और उसकी आईज़ ब्लू हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर है दोनों, शादी करती है एक लड़के से जिसके हेयर कैरेक्टर ब्लैक हैं और आईज़ ब्राउन है। लड़की के आई कलर ब्लू डोमिनेंट और ब्राउन रिसेसिव लिखा जाएगा क्वेश्चन में। अगर एक वर्कआउट करिए और पेरेंटल नॉन पेरेंटल टाइप ऑफ कैरेक्टर्स इन द प्रोजेनी, तो आपको वर्कआउट करना पड़ेगा और हेटेरोजाइगस में करिएगा, मेरा सजेशन है। ठीक है, तो करा दूंगा मैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज कर रहा हूँ मैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन का भी मैंने जिक्र किया आपसे, वो क्वेश्चन करा दूंगा। तो ये पेरेंटल टाइप को हम कंप्लीट लिंकेज भी कहते हैं और पेरेंटल और नॉन रिकॉम्बिनेंट भी कहते हैं और नॉन क्रॉसर भी कहते हैं। और ये जो होता है किसी पॉपुलेशन में हमेशा, है ना, एंड इट इज़ प्रेजेंट, है ना, मोर देन 50%, है ना, इन द पॉपुलेशन। ठीक, ये जो लिखा जाएगा लेस देन पेरेंटल टाइप। और ये कैसे होगा? ये होगा जीन इनके दूर दूर लगे हुए, ये क्रोमोजोम पे जीन दूर दूर लगे हैं जीन, और पहले वाले में जीन बहुत नज़दीक पास लगे हैं, ऐसे पास लगे हैं। ठीक ना, तो इनमें क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस कम होंगे, दूर लगे हैं उनमें क्रॉसिंग ओवर के चांसेस ज़्यादा होंगे, अलग होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, ये कहना चाहता है। अब इसे क्वेश्चन आया हुआ है कि किसी पॉपुलेशन में पेरेंटल 25% है, तो व्हाट वुड बी नंबर अमाउंट ऑफ नॉन पेरेंटल्स। तो अगर पेरेंटल 25% है तो नॉन पेरेंटल यहाँ लिखा हुआ है लेस देन पेरेंटल टाइप। आंसर लिखिएगा लेस देन 25%, लेस देन 25%। ठीक ना, ये इसका आंसर होगा। एक क्वेश्चन ऐसे बोर्ड में आया हुआ है कि किसी पॉपुलेशन में अगर पेरेंटल टाइप 90% है तो नॉन पेरेंटल क्या होंगे, बताना पड़ेगा। अगर पेरेंटल 90% है तो रूल के अकॉर्डिंग नॉन पेरेंटल 90% से कम होगा, यही आंसर होगा इसका। हो सकता है 10% लिख सकते हैं, लेकिन नॉन पेरेंटल हमेशा 90% से कम होगा, यानी पेरेंटल से कम ही होगा, ये याद रखिएगा। तो देखा आपने लिंकेज, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज, है ना। अब हम देखते हैं लिंकेज ग्रुप। तो लिख सकते हैं आप कि लिंकेज ग्रुप इज ए सिमिलर टू द हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स। जैसे अगर ह्यूमन बीइंग में देखा जाए तो 2n का वैल्यू होता है 23 ईच, n का वैल्यू हो गया 23, तो ह्यूमन में लिंकेज ग्रुप होगा 23 का, ह्यूमन में लिंकेज ग्रुप होगा 23 का। दूसरा क्वेश्चन है मेज में होता है 2n डिप्लॉयड नंबर 20, n का वैल्यू होगा 10, तो मेज में लिंकेज ग्रुप होगा 10। अब आते हैं पी, मटर पौधा, इसमें 2n होता है 14 और 2n इक्वल टू 14, n इक्वल टू 7, तो लिंकेज ग्रुप होगा 7। ड्रोसोफिला में देखिए 2n इक्वल टू 8 और 4 पेयर्स, तो n का वैल्यू कितना हो गया 4, लिखा जाएगा लिंकेज ग्रुप कितना होगा 4। ये 4 एग्जाम्पल हैं जो नीट में भी आते हैं, ध्यान रखने की ज़रूरत है। हमने क्या बताया, लिंकेज ग्रुप भी करा दिया। तो अभी हमने क्या किया, है ना,
ये कर लिया, लिंकेज कर लिया, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज करा दिया मैंने, लिंकेज ग्रुप करा दिया, ठीक है, एंड लिंकेज तो करा ही दिया। इसके बाद ये टाइप बता दिया हमने और क्वेश्चन भी बता दिया कि पेरेंटल अगर 90% है तो नॉन पेरेंटल कितना होगा, 90% से कम 10%। पेरेंटल अगर 25% है, नॉन पेरेंटल कितना होगा, 25% से कम। ठीक, अब क्या देखते हैं, जीन मैपिंग। अब यहाँ इसी पेज के 83 के पेज पे लिखा हुआ है, यहाँ पे स्टार्टूवेंट साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ है जो टी.एच. मॉर्गन के ही स्टूडेंट थे। तो इन्होंने वर्कआउट किया कि एक क्रोमोजोम पे जितने जीन्स लगे हुए हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको अगर हम कैसे मेजर कर सकते हैं। ठीक, तो लिंकेज ग्रुप हम मेजर करते हैं CM, जिसे कहते हैं सेंटी मॉर्गन या परसेंटेज लिंकेज या परसेंटेज रिकॉम्बिनेंट, और जीन मैप तो कहीं रहे, इसको कहते हैं मैप यूनिट, MU, मैप यूनिट, इसको कहते हैं मैप यूनिट। ये 4 जो डाटा है इसी डाटा में मेजरमेंट किया जाता है। अब इसमें क्वेश्चन भी दिया हुआ है और एक क्वेश्चन आता भी है, ये देख लीजिए। एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें पूछा हुआ है कि मैप यूनिट में कि क्वेश्चन है कि A और C के बीच 10 मैप यूनिट है और C और B के बीच जो है 2.5 है मैप यूनिट। तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन B एंड C, A और B का डिस्टेंस क्या होगा, A एंड B का डिस्टेंस क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो सीधी सी बात है, बहुत सीधी, जो सबसे बड़ा डाटा हो ना पहले ले लीजिएगा। मान लीजिए कि बड़ा डाटा है 10 मैप यूनिट है, तो C और A यहाँ लिख दीजिएगा, फिर लिखिएगा C और B यहाँ लिखिएगा 2.5 है, तो B और A के बीच का डिस्टेंस क्या होगा 7.5। एंड जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ जीन्स होगा वो लिखिएगा ABC, ये ABC और है ना CBA, यही आंसर होता है हमेशा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, देखिए इस बात को हमेशा आप ध्यान रखिएगा। ऐसे ही ऑर्डर लिखा जाता, क्वेश्चन लिखा रहेगा, ठीक, क्वेश्चन में लिखा रहेगा, ध्यान रखिए। इसी तरह से अब यहाँ दिया हुआ है 37% और ये परसेंट वाला ऐसे ही दिया हुआ है, उसमें लिखा होगा जीन A, जीन B, जीन C बीच की डिस्टेंस कितना है। आप बड़ा से लंबा खींचिएगा, जैसे सबसे बड़ा डाटा हो पहले वो लिखिएगा, फिर उससे छोटा डाटा हो वो लिखिएगा, फिर सबसे छोटा डाटा होगा वो लिखिएगा। अब ऑर्डर देखिएगा और डिस्टेंस देखिएगा तो आराम से निकल जाएगा। तो हम लोगों ने आज ये पेज कर लिया 83। अब यहाँ पे यही दिखाया गया है कि जो उन्होंने फाइंड आउट किया था उसी का वेरिफिकेशन है, 2 क्रॉस है A और B। इसमें भी दिखाया गया जो पेरेंटल टाइप है 98.7%, जो 50% से हमेशा ज़्यादा होगा किसी पॉपुलेशन में। रूल्ड आउट है कि पेरेंटल टाइप होगा किसी पॉपुलेशन में 50% ज़्यादा होगा और नॉन पेरेंटल हमेशा पेरेंटल से कम होगा। देख लीजिए, पेरेंटल अगर 98.7 है तो नॉन पेरेंटल रिकॉम्बिनेंट टाइप कितना है 50% से कम है 1.3। दूसरे में भी ये दिखाया गया, नहीं वेरिफिकेशन है ये इस रूल का। इसमें दिखाया गया 62.8% पेरेंटल है, इसी से कम ही है नॉन पेरेंटल, वो 37 समथिंग। तो मगर नॉन पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट कभी भी पेरेंटल से ज़्यादा नहीं हो सकता, याद कर लीजिए, है ना। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंसाइड थॉरो पढ़िए, फिर क्वेश्चन व्हाट्सएप पे दीजिएगा, फ़ोन भी कर सकते हैं चाहे तो आप, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। और इसमें 5 MCQ लास्ट में दूंगा, देखना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इंडी टेक।